ASC Coaching Institute, your gateway to success. ये 160 kg का मास, वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट P है, ठीक है। एक पॉइंट P पर आपको ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जो कि 90 kg मास से 3 मीटर दूर है और 160 kg मास से इस पॉइंट को इधर रिप्लेस करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको और ये इसको। तो मैं इसको कह रहा हूं I1 कह लेता हूं और इसको क्या कहूंगा I2। तो I1 I2 फाइंड कर लो, फिर देखते हैं इसका रिजल्टेंट निकालना। तो ये I1 होता कितना है, Gm/r²। बोलो Gm/r²। तो G तो G रहने देते हैं, M कितना है 90 kg और R कितना है, पहले वाले के लिए 3 मीटर, R कितना है 3 मीटर का स्क्वायर। तो बच्चों I1 हो जाएगा आपका 90G/3 यानी कि 10 टाइम्स, मतलब I1 हो जाएगा बच्चों 10G, ठीक है 10G। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। देखिए बच्चों अब I2 बताइए कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा Gm/r²। G तो G रहेगा, M कितना है 160 और R कितना है 4 का स्क्वायर। तो G इंटू 160/16 10 बच्चों, ये भी कितना आ गया, तो I2 भी आ गया बच्चों 10G, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताइए जरा, I1 इधर है, I2 इधर है, अगर मैं इसका एक अलग से डायग्राम बनाऊं, वेक्टर डायग्राम, तो बच्चों I2 हमारा इधर आ गया और I1 बच्चों हमारा इधर आ गया। एंगल कितना हुआ बीच में है 180 एंगल हो गया, ठीक है बच्चों। अब दो वेक्टर हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी एक दूसरे से 180 के एंगल पर है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट I नेट आ जाएगा बच्चों I1 डिफरेंस I2। ये कह रहा था पहले जानने में, when two vectors are at 180 to be each other, then रिजल्टेंट कितना होता है उनका a - b, तो कितना हो जाएगा I1 - I2। बताओ बच्चों I1 कितना है 10G और ये भी कितना है 10G, तो ये हो गया 0, तो ये तो इसका तो I नेट आ गया बच्चों 0, यानी कि एक्सियल पोजीशन पर तो कितना आ गया 0, ठीक है। अब दूसरा है इसका क्या नाम है, परपेंडिकुलर पोजीशन में, वो आप फाइंड कीजिए, इसको बना लीजिए। उसी तरीके से करना है, पर डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन में दो वेक्टर आएंगे, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लेना। एंगल 0 हो तो और एंगल 180 हो तो, एंगल 90 हो तो आपको जानते हैं कि रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। देखो बच्चों ये 90 kg और ये 160 kg। अब जो है ये पॉइंट P है जो कि 3 मीटर है फ्रॉम 90 kg एंड 4 मीटर है फ्रॉम इतने kg। बताइए ये वाला 90 kg में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको मान लेते हैं I1 और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा I2। देखो अभी भी R3 R4 है, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। I1 I2 अभी भी कितना आएगा 10G आएगा, अरे बोलो I1 I2 जो है अभी भी बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू 10G। लेकिन अब इसकी जो है वो ज्योमेट्री चेंज हो गई है, ये पॉइंट P है। बताओ बच्चों ये 3 ये 4, तो ये कितना होगा, कुछ समझ में आ रहा है, इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो ये कितना होगा 5, बोलो ये 5 होगा तो तब ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, अरे बोलो 5 4 3 90 डिग्री, तो ये एंगल बच्चों आपका हो गया 90 डिग्री। बताओ I1 और I2 दो वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पर हो गए 90 डिग्री पर। तो आपका एक ये वाला फोटो बना, मान लीजिए ये I1 है कितना 10G और ये है बच्चों आपका I2, ये भी 10G। तो बताइए इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, I नेट हो जाएगा बच्चों √I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। और बोलो बताओ I1 कितना है 10G का स्क्वायर प्लस 10G का स्क्वायर, दो एक जैसे हैं तो एक बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 + 1, बोले तो 10G√2 न्यूटन पर किलोग्राम। 3 masses each equal to capital M, is equals to capital M, are placed at the three corners, of a square of side A, corners of a square of side A, ठीक है। Calculate the force of attraction on unit mass
force of attraction on unit mass placed at the fourth corner, placed at the fourth corner। देखिए इस तरह है ये सवाल। ये बच्चों एक स्क्वायर है, इसकी साइड है कितनी a, ठीक है। इसके 3 कॉर्नर्स पर कैपिटल M मास रखा हुआ है, फोर्थ कॉर्नर पर एक यूनिट मास मतलब 1 को प्लेस किया गया है। तो इन तीनों मासेस की वजह से इस मास पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। करिए, देखो बच्चों, देखो बच्चों, ये है, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया। एक पेयर ये बना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किधर होगा, इधर होगा। मान लीजिए इसको F1 मान लेते हैं, ठीक है। बताइए, ये एक पेयर बना, इसको ये इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको मान लीजिए F2, ठीक है। एक पेयर बच्चों ये बना, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए, ठीक है। देखो बच्चों, ये ए है, ये ए है, ये राइट एंगल हो गया, ये कितना होगा a√2। अरे बोलो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा a√2। देखिए साहब, अब F1 निकाल लेते हैं। F1 होता क्या है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बताइए F1 के लिए r कितना है a, बताओ, और m1 कितना है Gm है, और वो m2 कितना है 1, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा Gm अपॉन a स्क्वायर। चलिए F2 बताइए कितना होगा, F2 सेम होगा, F2 इज इक्वल टू F1 विच इज इक्वल टू Gm अपॉन a स्क्वायर। F3 थोड़ा डिफरेंट होगा, F3 के लिए क्या, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसके लिए r कितना है a√2। अरे बोलो, इसके लिए r कितना है a√2। चलिए साहब रख देते हैं, Gm इंटू 1 और a√2 का होल स्क्वायर, Gm अपॉन a स्क्वायर इंटू 2। बोलो कितना हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका Gm अपॉन 2a स्क्वायर। अब मुझे बताएं बच्चों, वेक्टर F1 और वेक्टर F2 जो है वो एक दूसरे से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। तो देखो साहब, ये बना आपका मान लीजिए F2 और ये हो गया आपका F1, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है F। बोलो, जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, बोलो F1 प्लस F2 तो अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और इसको इसके रिजल्टेंट को F डैश ले लेते हैं। क्या ले लें, F डैश। तो बच्चों F डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2f स्क्वायर, F बाहर आ जाएगा अंडर√2, तो यानी कि Gm अपॉन a स्क्वायर अंडर√2 क्या हो जाएगा बच्चों F डैश। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताइए, अब ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन किधर होगी। जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर एक दूसरे से किसी भी एंगल पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उसके एंगल बाइसेक्टर पर होता है। कहां पर होता है, एंगल बाइसेक्टर पर होता है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये F डैश जो आया है ये कहां है, ये यहां है, और कितना आया है Gm अपॉन a स्क्वायर अंडर√2। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, F1 भी इधर, F डैश भी इधर आ गया, और हमारे पास F3 भी इधर ही है, बोलो। तो अब बताइए मुझे, F3 एंड F डैश आर इन सेम डायरेक्शन। अरे बोलो भैया, जब ये सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हुआ, 0। एंगल कितना हुआ, तो एंगल बिटवीन देम इज 0। तो अब टोटल F नेट कितना हो जाएगा, टोटल F नेट हो जाएगा बच्चों F3 प्लस F डैश। F3 कितना है Gm अपॉन 2a स्क्वायर, और ये कितना है Gm अपॉन a स्क्वायर अंडर√2। Gm अपॉन a स्क्वायर कॉमन बचेगा क्या, 1/2 प्लस अंडर√2। तो ये हो गया बच्चों कितना आपका F नेट। नोट कर लीजिए। सवाल ये है कि एक स्क्वायर है जिसकी जो लेंथ है वो है बच्चों L, ठीक है। उसके चारों कॉर्नर्स पर 4 मास रखे हुए हैं जो कि है कैपिटल M, कैपिटल M, कैपिटल M और कैपिटल M। अब इसके जो है बच्चों सेंटर पे एक अलग मास M1 रखा गया है, तो सेंटर पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड
करना है। कैसे करेंगे भाई? हाँ इधर देखो बच्चों, तो इधर हमें फाइंड करना है। बताओ ये बच्चों एल साइड है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो बताओ बच्चों ये कितनी होगी? देखो हमारे पास कितने पेयर बने, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन किधर किधर होगी। बताओ ये वाला फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, तो F1 इसको मान लेते हैं, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो F2 इधर, भाई ये इसको अट्रैक्ट करेगा F3 और वो उसको अट्रैक्ट करेगा। सही है, सही है ना। अब ये होगा कितना देख लेते हैं, चलिए F1 देख लेते हैं कितना है। F1 क्या होता है? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बताइए इस वाले के लिए F1 के लिए ये वाली जो साइड है ये क्या कहलाएगी? R, और ये R होगी कितनी? बताओ ये L, तो ये पूरी यहां से यहां तक कितनी? L√2, L√2 बोलो। और ये बच्चों ये सेंटर पार्ट है इसका, ये और ये दोनों बराबर होंगी, हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा? L√2/2 बोलो। देख लो अगर मैं इसको नामकरण कर दूं A B C D, तो देखो AC जो है वो है बच्चों L√2, ठीक है, और इसको मैं कह रहा हूं पॉइंट क्या है? ये P है, तो AP कितना हो जाएगा? AC/2, यानी कि L√2/2। बस सही है। चलिए अब देख लेते हैं F1 कितना होगा। F1 हो जाएगा बच्चों कैपिटल M G, M1 की जगह कैपिटल M और M2 की जगह M1। और बताइए R कितना है? L√2/2 का होल स्क्वायर। तो बताइए बच्चों F1 इज इक्वल टू Gm M1 L स्क्वायर 2/4 बोलो। तो 2 से 2 टाइम और 2 ऊपर चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा 2Gm M1 अपॉन L स्क्वायर, ये F1। बताओ बच्चों हर एक पेयर के लिए डिस्टेंस कैसी है? सेम है। अरे बोलो, जब हर एक पेयर के लिए डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो फिर फोर्सेस चारों कैसे होंगे? सेम होंगे। देखो बच्चों फ्रॉम फिगर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F3, ठीक है बच्चों। अब F1 F2 जो है वो 3 है। अब इधर आ जाइए, इधर F1 किधर है? इधर है, और F2 किधर है? इधर है। इनका नेट कितना होगा? 0। चलिए दूसरा देखिए, F4 उधर है और F3 इधर है, इनका नेट कितना होगा? 0। सो F टोटल या F नेट विल बी 0, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफाइनाइट पार्टिकल ईच ऑफ मास कैपिटल M, इनफाइनाइट पार्टिकल each of mass capital M are placed at position x is equal to 1 meter, x is equal to 2 meter, x is equal to 4 meter, x is equal to 8 meter, and so on, dot and so on to infinite, up to infinite, ठीक है। then find gravitational field intensity at the origin. Then find gravitational field intensity at the origin. Gravitational field intensity at the origin. देखिए बच्चों ये है हमारे पास ओरिजिन, यहां से 1 मीटर की दूरी पर एक m मास का पार्टिकल है, और एक 2 मीटर की दूरी पर है, और एक 4 मीटर की दूरी पर है, और फिर एक और 8 मीटर की दूरी पर है, और ऐसे ही बहुत सारे इसी हिसाब से जो है वो आगे तक अप टू इनफाइनाइट तक पार्टिकल रखे हुए हैं। तो आपको इन तमाम की वजह से जो है वो फील्ड इंटेंसिटी यहां पर फाइंड करनी है। देखो बच्चा, देखो जो फर्स्ट पार्टिकल की वजह से मान लीजिए I1 है, ठीक है, I1 और ये I2 और ये I3 एंड सो ऑन, सबका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सारे जो हैं वो इधर ही आएंगे, इधर ही आएंगे, इधर ही आएंगे, यानी कि प्लस I कैप में आएंगे। अरे बोलो, तो हर एक की वजह से निकाल लेके सबको ऐड कर दो तो नेट आ जाएगा। बोलो, तो मैं I नेट डायरेक्ट कर रहा हूं, I नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 एंड सो ऑन I इनफाइनाइट।
समझ में बात? बताओ I1 कितना होगा, जरा बताइए मुझे। I1 हो जाएगा बच्चों GM अपॉन R होता है ना, R स्क्वायर। बताओ R कितना है 1 के लिए, 1 मीटर, तो ये हो जाएगा बच्चों ओनली GM अपॉन 1 का स्क्वायर मान लीजिए। I2 कितना हो जाएगा, तो GM अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि GM अपॉन 4। I3 कितना हो जाएगा, GM अपॉन 16। ऐसे ही I4 64। जब ये वैल्यू जो आप यहां रखोगे GM अपॉन 1 प्लस GM अपॉन कितना 4 प्लस GM अपॉन 16 प्लस GM अपॉन 64 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। बताओ GM सब में कॉमन है, बोलो GM सब में मैं कॉमन ले लेता हूं, और तो यहां क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 64 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट टर्म से कौन सी सीरीज बनी, क्या बना, इस तरह से होता है डिवीजन में कुछ नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट तक जाते तो कौन सी है, जीपी, नाम सुना है? जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होती है बच्चों, जो बच्चे प्रारंभ में पढ़े थे उनको मैंने जीपी पढ़ाई थी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर बच्चों एक इनिशियल फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, और एक होता है बच्चों आर। इसके अंदर आर क्या होता है, आर होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होता है बच्चों, आर होता है नेक्स्ट स्टेप अपॉन फर्स्ट स्टेप। क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप अपॉन फर्स्ट स्टेप। बताइए इसका आर कितना होगा, नेक्स्ट स्टेप अपॉन फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप अपॉन फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप अपॉन फर्स्ट स्टेप, कितना होगा बताओ कितना होगा, नेक्स्ट कितना है और फर्स्ट कितना है, तो देखिए आर बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा 1 अपॉन 4 अपॉन 4, कितना हो गया 1 अपॉन 4। चलिए यहां से आ गया, आगे देख लीजिए, यहां से देख लीजिए नेक्स्ट अपॉन इससे पहले वाला प्रीवियस कह सकते हो इसको, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रीवियस स्टेप। चलिए आगे देखते हैं 1 अपॉन 64, 1 अपॉन 16, 4 बार गया, कितना हो गया 1/4, तो सेम रहेगा। तो देखिए बच्चों, और ए कितना है यहाँ पे, ए फर्स्ट स्टेप 1 है, तो यहां पर देखो बच्चों ए है 1 और आर है 1 अपॉन 4, तो इसके जो एडिशन का फार्मूला होता है, जीपी के जो एडिशन का फार्मूला होता है बच्चों, भैया मैं लिख देता हूं आपको, जीपी का जो एडिशन का फार्मूला होता है सम इनफाइनाइट टर्म्स का, वो होता है बच्चों ए अपॉन ए माइनस आर। क्या होता है, ए अपॉन ए माइनस आर। तो चलिए यहां पर वैल्यू रखिए, जी एम, इधर देख लेते हैं, ए अपॉन ए माइनस आर, तो जी एम बताओ ए कितना है 1 और 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 3/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे, तो आगे आ जाइए जी एम अपॉन 1, 1 अपॉन 3/4, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4 जी एम बाई 3। ठीक है, वो जो चीजें बता दी जीपी वो अलग से बॉक्स बना के बनाना, लिख देना ये जीपी हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके अंदर हेडिंग लिखेंगे या ड्यू टू ग्रेविटी लिखा, इसके आगे लिख दिए नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस। बच्चों ये है हमारे पास अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, इसकी रेडियस है बच्चों आर ई। अब इसके पास कोई एक m मास का पार्टिकल रखा हुआ है, और अर्थ का भी अपना मास होता है, कितना होता है, अर्थ का मास होता है बच्चों कितना m e, m फॉर मास, e फॉर अर्थ। और अर्थ का जो मास है हम लोग मानते हैं कि वो सेंटर पर कलेक्ट है, सेंटर पर है, ठीक है, तो सेंटर पर है, बताओ बच्चों सेंटर पर क्या है, अर्थ का मास है। बताओ m मास का पार्टिकल रखा है, ग्रेविटी की वजह से नीचे फोर्स लगाएगा कितना, कितना mg, अरे बोलो लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा mg फोर्स। अब mg फोर्स लगाएगा, लेकिन m मास का पार्टिकल है, अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, तो अर्थ का सेंटर भी m मास की फोर्स लगाएगा, बोलो, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हो गया बच्चों कितना mg, और एक हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना होगा g m e m अपॉन r e स्क्वायर, कितना हो जाएगा g m e m अपॉन r e स्क्वायर, दोनों फोर्सेस को इक्वल रख दो,
एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो जी बराबर कितना हो गया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी की जब हम लोग वैल्यू रख देते हैं तो जी बराबर, जी का वैल्यू जब रखोगे तो ये निकल के आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन in acceleration due to gravity, due to gravity। नंबर लिखे, नंबर 1 ड्यू टू एल्टीट्यूड, नंबर 1 इसके अंदर ड्यू टू एल्टीट्यूड ब्रैकेट में हाइट, ड्यू टू एल्टीट्यूड। ये फोटो दोबारा बनाएंगे बच्चों। देखो, जब हमारा पार्टिकल जो है वो अर्थ सरफेस पर है या उसके ज्यादा करीब है, तब जो हमने अभी जी निकाला वो जी कितना आया बच्चों, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम इस पार्टिकल को थोड़ा हाइट ऊपर लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, एच हाइट ऊपर। अब बताइए, अब जी जो है वो जी डैश हो जाएगा, और कितना हो जाएगा भाई, अर्थ तो अर्थ ही रहेगी अभी भी। ठीक है, तो जी एम ई, ओके। अब आर ई कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस ये हो जाएगा आर ई प्लस एच। ठीक है, तो नीचे कितना जाएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको उस पॉइंट पर निकालना है, तो दोनों इक्वेशन को जो है वो डिवाइड कर दो। 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू व्हाट, बताइए। जी डैश मतलब जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये खत्म, आर ई स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे से आर ई कॉमन लो, तो आर ई कॉमन अपने आप नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी है। क्या कॉमन आएगा, आर ई स्क्वायर कॉमन आएगा। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा 1, और नीचे क्या बचेगा एच प्लस आर ई का होल स्क्वायर, आर ई स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो जी डैश, अब जी इधर ले जाइए तो जी ऊपर, नीचे बच जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो ये भैया एल्टीट्यूड पर जी और जी डैश में रिलेशन आता है। नोट लिखे, एनओटी ओटी। ठीक है, तो नोटे देख लेते हैं। देखो बच्चों, नोट ये है, इफ अगर h की वैल्यू बहुत बहुत कम हो आर ई से, क्या हो, बहुत कम हो आर ई से, तब देखिए साहब जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। ठीक है, देखो साहब जब मैं इस पूरी टर्म्स को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस की 2 पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, देखो साहब जी डैश हो जाएगा जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। देखिए साहब जब h बहुत छोटा है आर ई से, तो h अपॉन आर ई का जो रेशियो होगा वो बहुत कम आएगा, 1 से, बहुत सॉरी क्या आएगा, 1 से भी कम आएगा। ठीक है, बोलो 1 से कम आएगा। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, बाइनोमियल थ्योरम। क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है और x जो है वो बहुत छोटा है 1 से, तो आप इसको यूज कर सकते हैं बाइनोमियल को। बाइनोमियल क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, अब जब मैंने कह दिया कि h बहुत छोटा है आर ई से, तो h अपॉन आर ई का रेशियो 1 से कम आएगा। तब 1 से कम आएगा तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, और यहाँ पर n जो माइनस का तो माइनस आ जाएगा। तो ये g डैश बराबर हो जाएगा बच्चों g1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो एक स्पेशल फार्मूला इसका आ गया वेरिएशन का। ये कब यूज होगा, ये नोट कीजिए, इसके बाद में 2 पॉइंट लिखेंगे। नोट लिखें, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर काटिए, इफ h is up to 5% of, if h is
up to, if h is up to 5% of Earth's radius, if h is up to 5% of a Earth's radius, ब्रैकेट में लिख दीजिए 320 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, 320 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, 320 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ h इज ग्रेटर देन 5%, if h is greater than 5%, if h is greater than 5%, then use वाला GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, GH इज इक्वल टू GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, RE प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ड्यू टू डेप्थ, नेक्स्ट मतलब हेडिंग, वेरिएशन में पहला होता है फॉर ड्यू टू एल्टीट्यूड, दूसरा है ड्यू टू डेप्थ। ड्यू टू डेप्थ, गहराई में जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर पृथ्वी के अंदर जाया जाए तो। देखो बच्चों, ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर आपका इसका मास सेंटर्ड है, और इससे डी डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पर जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ तो जी होगा और यहाँ पर मान लीजिए कितना होगा, जी डैश होगा। ठीक है, अब डी डिस्टेंस नीचे आ गए तो ये कितना हो जाएगा, आर ई माइनस डी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है बच्चों जी बराबर जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये एक सिंपल फार्मूला है। ठीक है, नोट कर दीजिए इसको। ड्यू डेप्थ में सी पॉइंट लिखेंगे, ये बी था, सी लिखेंगे ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू अर्थ, अगर अर्थ कुछ रोटेट हो जाए तब जो है वो क्या होगा। मान लीजिए यहां पर तो जी है, ठीक है, जब ये कुछ किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो जाए और इसकी जो एक्सिस है यहां पहुंच जाए, ये एंगल बन जाए थीटा, वो सॉरी लैम्डा। ठीक है, तो इससे ये एंगल जब लैम्डा बन जाएगा तो यहां पहुंचने पर जो इसका जी है वो कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लिख दीजिए जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, और एंगल क्या है, ये एंगल है मतलब जो है वो डिफ्लेक्शन। अब इसमें दो केस देखेंगे, एक में टू की जाइए, एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे जब होगा तो कितना अर्थ रोटेटेड होती है, तो इक्वेटर पे जो लैम्डा होता है बच्चों वो कितना होता है 0 डिग्री, इक्वेटर पर लैम्डा 0 डिग्री है तो इक्वेटर पे जी डैश कितना होगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, यानी कि ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ जी डैश कितना हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे एट पोल, पोल्स पर जो लैम्डा होता है बच्चों वो होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री, तो बताओ तो जी डैश कितना हो जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, तो ये अब 0 हो जाएगा, कॉस 90 0, तो जी डैश हो जाएगा जी, यानी कि पोल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखें एट व्हाट हाइट above the earth surface, at what height above the earth surface the acceleration due to gravity will be 1 by 9th of its value at surface, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और लिख दीजिए, दोबारा बोले एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस
the acceleration due to gravity will be 1/9 of its value at the surface. बस सेकेंड लिखें, determine the speed with which Earth would have to rotate about its axis. Determine the speed with which Earth would have to rotate about its axis so that a person on the equator weighs 3/5 of its present value. 3/5 of its present value. Write your answer in terms of G and capital R. Write your answer in terms of small g and capital R. ठीक है बच्चों, तो बाकी बातें करेंगे इंशाल्लाह कल।